नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 28 दिसंबर 2021 को सीटेट के पेपर 1 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, बाल विकास में आनुवंशिक और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पर्यावरण की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है, गलत। बाल विकास में पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव किसी का भी निश्चित नहीं होता है कि किसी एक की भूमिका निश्चित रहे। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, यह भी गलत हो जाएगा। सी, आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, यह भी गलत है। ऑप्शन डी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिक और पर्यावरण का सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है। अगला है हमारा, विकास की अवस्था के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अगला है, विकास के किस सिद्धांत में कहा गया है कि पेशीय विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। मैंने आपको बताया था, यदि सिर से पैर की ओर पूछा जाए या विकास की दिशा का सिद्धांत पूछा जाए तो या सेफेलोकोडल बोलते हैं उसे, सिर से पैर की ओर के लिए। और शरीर के मध्य या केंद्र भाग से बाहर की ओर विकास बढ़े या निकट से दूरस्थ के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगला है हमारा, 4 वर्षीय रिया को उसके माता पिता ने तब डांटा जब उसने सब्जी खाने से मना कर दिया। विश्वास निर्माण के दौरान रिया इस व्यवहार को दोहराती है, उसका व्यवहार दर्शाता है। तो भाई 4 वर्ष की है तो उसका व्यवहार कैसा, 4 वर्ष का बच्चा प्राथमिक सामाजिकरण संस्था के अंतर्गत रहता है तो उसका व्यवहार किसको दर्शाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण को दर्शाएगा। अगला है, अनीता ने रश्मि का पेन लिया और इसके बदले रश्मि ने अनीता का लंच खाया। पूजा यह सब देख रही थी लेकिन उसने इस घटना की सूचना शिक्षक को नहीं दी क्योंकि इसमें आदान प्रदान शामिल था। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो इसका आंसर है हमारा साधक उद्देश्य अभिविन्यास, क्योंकि भाई दोनों ने अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया और दोनों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया तो उसने इस स्टेज के तहत इस चीज़ को देखा। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की संरक्षण समस्याओं को हल करने की क्षमता तर्क के किन बुनियादी पहलुओं की समझ पर निर्भर करती है। तो उन्होंने पूछा है कि बच्चे के संरक्षण समस्याओं को हल करने की, तो उसका आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण और उत्क्रमणीयता। अगला है, राघव एक घोड़े की सवारी को दर्शाने के लिए झाड़ू की सवारी करने का नाटक करता है, इस क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। भाई घोड़े की सवारी नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रतीक के रूप में झाड़ू की सवारी करके वो घोड़े के रूप में दर्शा रहा है, तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। अगला है, लेव वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा में समीपस्थ शब्द इंगित करता है कि सहायता प्रदान करने से शिक्षार्थी अपनी वर्तमान क्षमता से, समीपस्थ में क्या हो जाता है भाई, यदि हम किसी शिक्षार्थी को अपनी वर्तमान सहायता प्रदान कर रहे हैं, उसको पाड़ या वो लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था, पाड़ या स्कैफोल्डिंग, हम उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं तो उसकी वर्तमान क्षमता में क्या होगा, उससे नीचे गिरेगा, ठीक आगे जाता है, के साथ रैखिक होता है या बहुत आगे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठीक आगे जाता है। अगला है हमारा, अक्रम बिलाकों के एक संग्रह को जोड़ते समय स्वयं को निर्देशित देता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के प्रकाश में अक्रम खालिस्तान भाषण में संलग्न है। भाई किसी चीज़ को वह कर रहा है और उसमें वह स्वयं को निर्देश भी देता जा रहा है। जब हम क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं और स्वयं से बात करते हैं तो इस भाषण को हम क्या कहेंगे, तो निजी भाषण, स्वयं से कर रहे हैं। अगला है, बहुविध बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, बहुबुद्धि के सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कथन दिया हुआ है, बच्चे भाषा का अधिग्रहण करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित होते हैं और पर्यावरण में इसकी कोई भूमिका नहीं होती, गलत। बच्चे भाषा का अधिग्रहण करें और इसमें पर्यावरण की कोई भूमिका ना हो ऐसा तो असंभव है, तो यह कथन हमारा गलत हो गया। कारण, भाषा विकास केवल आनुवंशिकता का उत्पाद है, गलत। ना कि बच्चे का किसी भी प्रकार का विकास ना केवल उसके आनुवंशिक और ना केवल उसके पर्यावरण बल्कि दोनों के सम्मिलित रूप से प्रभावित होता है या सम्मिलित देन है दोनों की। तो ए और आर दोनों ही गलत हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाशिए समूह के बच्चे या वंचित वर्ग के बच्चे के अधिगम और विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सामर्थ्य जोखिम कारक शामिल है। कौन सा जोखिम कारक, मतलब हमें नकारात्मक कथन देखना है। शिक्षक की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम अपेक्षाएं। पाठ्यपुस्तक में शामिल कहानियों में हाशिए समुद्री का केंद्रीय पात्रों के रूप में प्रतिनिधित्व। जहाँ भी संभव हो स्थानीय ज्ञान को स्थूल ज्ञान से जोड़ने पर जोर। कक्षाओं में विषम समूहन, यह भी सहायता करेगा, ऑप्शन सी भी सहायता करेगा, ऑप्शन बी भी सहायता करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें नकारात्मक कथन ढूंढना था क्योंकि हमें जोखिम कारक पूछा गया था। अगला है, एक स्कूल को लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, लड़कों को केवल खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्कूल का यह नजरिया है तो लैंगिक रूढ़िवाद या लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है साफ साफ। अगला है, एक शिक्षक पूरे वर्ष बच्चों को करीब से देखता है जब वे अधिगम गतिविधियों में संलग्न होते हैं
उनके काम के नमूने संकलित करता है और व्यक्तिगत बच्चों के एक अवलोकन डायरी भी बनाए रखता है। तो इस प्रकार वह मूल्यांकन किस प्रकार कर रहा है, तो भाई लगातार देखता है, तो निरंतर मूल्यांकन कर रहा है और हर छोटे बड़े पहलू को देख रहा है, तो व्यापक मूल्यांकन कर रहा है। अगला है आकलन का उद्देश्य बच्चे को डर के तहत पढ़ने के लिए प्रेरित करना, गलत। बच्चे को मंद प्रतिभावान और समस्याग्रस्त के रूप में पहचानना, गलत है। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करना। अगला है कक्षा प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। प्रतियोगिता कुछ मामले में उपयोगी हो सकती है, लेकिन हमें ज़्यादा प्रतियोगिता को प्रोत्साहित नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अधिगम मतलब सीखने पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया करना, कि हम आकलन से पता कर सकते हैं कि भाई बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, हम एक विश्वसनीय प्रतिक्रिया दे सकते हैं यदि हमने बच्चे का आकलन किया हुआ है, मूल्यांकन किया हुआ है। अगला है छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए स्कूलों को किन शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए। भाई यदि कोई छात्रों में कोई व्यक्तिगत मतभेद है तो हम किस प्रकार से उनको दूर कर सकते हैं। यदि आप स्वयं एक शिक्षक हैं तो सोचिए इन ऑप्शन में से ए सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का अनुसरण करेंगे, गलत हो जाएगा। बच्चे को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करें और अलग अलग वर्गों में पढ़ाएं। मैंने आपको बताया कि कभी भी हमें बच्चों को नहीं बांटना नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा का पालन किया जा रहा है, जिसमें हर प्रकार के बच्चे को एक ही कक्षा में शिक्षण देने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन सी, नम्य होकर बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करें, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है ध्यान अभाव और अति सक्रियता विकार, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। से पीड़ित छात्र में कौन सी विशेषता होने की संभावना है। शांत बैठने और काम करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन बी, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। यदि आप शिक्षक हैं और आपके पास एक छात्र है प्रतिभाशाली छात्र, तो आप क्या करेंगे उसको पढ़ाने के लिए। उनकी सहमति से चुने गए उनके लिए उच्च स्तरीय मूल पाठ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यह सही है। उन्हें अन्य छात्रों से अलग करने के लिए विशेष अनुभाग, नहीं, अलग हमें करना ही नहीं है, गलत। उन्हें बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित करेंगे, गलत। उन पर स्कूल द्वारा उनके लिए बनाए गए लक्ष्यों का पालन करने के लिए दबाव हमें किसी भी छात्र पर नहीं डालना है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वह सामान्य हो, चाहे वो निम्न बुद्धि हो, किसी भी प्रकार का हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कक्षा 4 के छात्र रमन की दृष्टि कम है और उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने और काम करने में कठिनाई होती है। उसके शिक्षक को क्या करना चाहिए। भैया आप एक शिक्षक हैं, आप कक्षा 4 का एक छात्र है 4 का रमन, जिसकी दृष्टि कम है, तो उसको पाठ्यपुस्तक से पढ़ने और काम करने में कठिनाई होती है, तो आप क्या करेंगे। उसके माता पिता को उसके लिए काम पूरा करने की सलाह दें, गलत। उसे पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में स्थायी रूप से छूट दी गई, नहीं, गलत। उसे पाठ्य पुस्तक से ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ प्रदान करें, यह उसके लिए सहायक होगा। अगला है एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में सीखने की क्षमता वाले बच्चों की सहायता के लिए आप कक्षा में निम्नलिखित में से किस आकलन रणनीति का उपयोग करेंगे। ऐसे परीक्षणों का निर्माण करें जिनमें अधिकतम लेखन की आवश्यकता हो, गलत। दत्त कार्य के मूल्यांकन के लिए हस्तलेखन को सृजन के रूप में रखें, गलत। दत्त कार्य के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड के रूप में बर्तनी से बचें, क्योंकि क्या होता है प्राथमिक विद्यालयों में हमें बर्तनी के शुद्ध रूप से बचना है, ज़्यादा बर्तनी पर जोर नहीं दिया जाता है। अगला है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का उपयोग, यह प्रभावी होगा। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना प्रभावी होगा। छात्रों को अवधारणा किसी अन्य छात्र को सिखाना, यह भी सही होगा। और बच्चों को अन्य बच्चों के साथ अपने प्रदर्शन की लगातार तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करना गलत हो जाएगा। हमें लगातार एक दूसरे के बच्चों की प्रदर्शन की तुलना नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो सीखने में सक्रिय कम हो जाएंगे, वो अपने आप में हीन भावना का विकास होगा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे तुलना की जाएगी तो वो हमेशा उनसे कमज़ोर रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, मतलब 1, 2 और 3। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कथन अहमद प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को अपनी कक्षा में समानता के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो सही बात है। कारण बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं जब शिक्षक उन्हें जो पहले से जानते हैं उसके संबंध में बनाने में सक्षम बनाते हैं, तो यही भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खालिस्तान से खालिस्तान तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। रचनावाद से व्यवहारवाद, गलत रहेगा ये, क्योंकि व्यवहारवाद से रचनावाद तो हो सकता है। रटन अधिगम से संकल्पनात्मक समझ, तो यह हमारा सही हो जाएगा। रटन अधिगम से संकल्पनात्मक समझ, कॉन्सेप्ट को समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए जबकि रटने की बजाय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन में योगदान नहीं देगा। आलोचनात्मक चिंतन मतलब ऐसा चिंतन जिसमें हम गुण दोषों पर उसकी व्याख्या करते हैं, गुण दोषों पर हम उसकी चिंतन करते हैं।
विचारक एक कथन में अंतर्निहित धारणाओं को पहचानते हैं और चुनौती देते हैं। विचारक कथनों के बीच तथ्यात्मक सटीकता और तार्किकता स्थिरता की जांच करते हैं, यही भी सही है, हमें नहीं देता है मतलब नकारात्मक ढूंढना है। विचारक किसी स्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। अगला है, मीरा स्कूल के बाद गिटार बजाती है क्योंकि वह इस क्रिया विधि से प्रेम करती है और इसे बहुत संतोषजनक पाती है। उसने खालिस्तान का चित्रण किया, भाई उसने आंतरिक प्रेरणा का चित्रण किया, जो उसे पसंद है उसने वह किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है? शिक्षार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, गलत रहेगा। बलपूर्वक अनुशासन का प्रयोग, गलत। सहानुभूति रखने वाला और सुनने वाला शिक्षक, यह सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, छात्रों की त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रुटियां शिक्षक को छात्रों को कमजोर प्रतिभावान के रूप में अंकित करने में मदद करेगी, गलत रहेगा। ये हमें कमजोर और प्रतिभावान में अंकित नहीं करना है। उनकी त्रुटियों के आधार पर शिक्षक छात्रों को अनुत्तीर्ण कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, गलत। त्रुटियां शिक्षक को छात्रों की सोच को समझने का अवसर प्रदान करेंगी, ये हमारा सबसे सटीक आंसर है। अगला है, क्या होता है, हमें बाल विकास में सीटेट में कम से सबसे सटीक आंसर को देखना है, पॉजिटिव कथन को देखना है। इससे हम काफ़ी प्रश्न को 20 से 22 प्रश्न को आप सही हल कर सकते हो केवल पॉजिटिव और सटीक आंसर को ढूंढकर। क्या और अधिकतर प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें आप स्वयं एक शिक्षक हैं और स्वयं उसको सोचकर आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? भावनात्मक करेंगे, सांस्कृतिक सामग्री, परिपक्वता और रुचि, सभी कारक अधिगम मतलब सीखने को प्रभावित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रचनावाद की विशेषता नहीं है? रचनावाद क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, सही है। उनमें पूछा गया है जो उसकी विशेषता नहीं है, मतलब नकारात्मक कथन हमें ढूंढना है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, सही बात है। नई सीख अगर हम कोई नया सीखते हैं तो वो हमारी वर्तमान समझ पर निर्भर करेगी। सामाजिक संपर्क से सीखना बाधिक होता है, गलत। सामाजिक संपर्क से सीखना साधिक होता है, मतलब सहायकता प्राप्त होती है। जबकि हमने वाइगोत्स्की का सामाजिक संपर्क से सिद्धांत भी पढ़ा हुआ है, जिसमें समाज में जितना ज़्यादा बच्चा रहता है उतना ज़्यादा सीखता है, तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हमारा, कक्षा 3 की एक पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया जाता है, इससे होगा छात्रों के मन में अनावश्यक भ्रम पैदा होगा, छात्र में ऊब और अरुचि पैदा होगी, गलत। छात्रों को सीखने और अवधारणा से संबंधित करने से विचलित करें, बल्कि ऑप्शन डी, बच्चे के लिए सामग्री को रोचक और संबंधित बनाना है हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सीटेट का प्रश्न खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे जो कि 2021 के जितने भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पहले जो वीडियो डाली थी उसमें गलतीवश मैंने 2023 बोल दिया है, वो 29 दिसंबर 2022 बोल दिया है, वो 29 दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र है जो कि आया हुआ था, उसको हमने बाल विकास को हल किया है। अभी हम 2021 के हल कर लेंगे, फिर 2022 के, फिर 2020 के, 18 के, इस प्रकार से हम पूरे 2011 तक के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। पहले बाल विकास को देखेंगे, फिर उसके बाद हम पर्यावरण के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, फिर गणित के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।